जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे करना है। ये अनाउंसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मई 2023 और नवंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनका ये कहना था कि सर सी फाइनल का आपका नया बैच कब से शुरू होने वाला है। सी फाइनल का नया रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगा जो 3D एनिमेशन में होगा, पूरा एनिमेटेड होगा रिकॉर्डिंग, 3D एनिमेशन में अवेलेबल होगा। 180 आवर्स की क्लासेस होगी और ये अभी से मिलना शुरू हो गया। जैसे जैसे लेक्चर रिकॉर्ड होंगे आपको अवेलेबल होते जाएंगे गूगल ड्राइव फॉर्म में। लेटेस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग रहेगी जो अमेंडमेंट के साथ में रहेगी। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं जो 8499 का है 6 मंथ के लिए, इसमें आपको बुक भी अवेलेबल होगी हार्ड कॉपी फॉर्म में। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 6 मंथ का 5299 में, तो इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी बुक्स की। ओके ना, MGST कोड यूज़ करके आप एडिशनल डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पर। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। आज हमारा टॉपिक है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट का। ओके, इस चैप्टर में से कभी कभार क्वेश्चन बनता है, MCQ के अंदर जनरली आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन या यूं बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रेयरली कभी कभार पूछे जाते हैं इसमें से ना। इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है, टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो टैक्स इनवॉइस की जगह इशू किए जा सकते हैं, या टैक्स इनवॉइस कई जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता तो वहां पर कौन से डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 6 टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ लिया था कि कब तक टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, जिसमें हमने गुड्स और सर्विस के बारे में बात की थी। गुड्स के हमने केस लेते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट, अप्रूवल सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। बराबर है। सर्विस के लिए भी हमने टॉपिक डिस्कस किए थे कि भाई सर्विस में कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तो नॉन कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में और कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में। कंटिन्यूअस सप्लाई में 3 केस पड़े थे कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अवेलेबल है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अवेलेबल नहीं है, और इवेंट का केस। बराबर है, याद है आपको, वही सब चीजें हैं। तो ये ऑलरेडी हमारा चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट आता है कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस, मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, तो कंटेंट के बारे में इसको एक रीडिंग मार लेना बेटा आप। ये जनरली आप इनवॉइस में जो चीजें देखते हो वही है ये। क्या, नाम, एड्रेस एंड GST नंबर ऑफ सप्लायर, बराबर, नेम, एड्रेस एंड GST नंबर ऑफ रिसिपेंट इफ रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो GST नंबर आएगा, नहीं तो नहीं। कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस, रिसिपेंट इफ नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं है तो नाम और एड्रेस तो कम से कम आए, GST आए नंबर नहीं आएगा चलेगा। HSN कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब ये सब कुछ चीजें आपको एक बार रीड कर लेनी है इनको। ओके, ये चीजें। अब आता है मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। इनवॉइस इशू कैसे किया जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है। तो इधर देखना बेटा, ये मैं हूं महेश गौड़, ये आप हो मिस्टर है। मैंने आपको सप्लाई किया, मैंने आपको गुड सप्लाई किया। मैं मुंबई का, आप दिल्ली के रहने वाले। मैं देखो मुंबई का हूँ, आप कहाँ के, दिल्ली के रहने वाले। मैंने आपको यहाँ से वहाँ पे सप्लाई किया गुड्स। तो जब मैं यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स, मुंबई से कहाँ भेज रहा हूँ, दिल्ली भेज रहा हूँ गुड्स, मुंबई से दिल्ली भेज रहा हूँ गुड्स, बराबर। और इस ट्रक के थ्रू, ये GTA इसके थ्रू जा रहा है। मुझे 3 इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे जो डील आपके साथ में हुई। मान लो 10 लाख रुपीज की डील हुई जिसमें वैल्यू 10 लाख से टैक्सेबल वैल्यू और GST 1,80,000। इस इनवॉइस की 3 कॉपी बनेगी। ओरिजिनल कॉपी मिस्टर ए जो बायर है उनको दी जाएगी आपको। डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर, ट्रक का ड्राइवर अपने साथ में लेकर के जाएगा, बराबर। क्यों, रास्ते में ट्रक को चेक किया जाएगा तो ये बता सके कि भाई ये टैक्स इनवॉइस है हमारे पास, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसलिए हम गुड्स को लेकर के जा रहे हैं। अदरवाइज गुड्स जब्त हो सकता है, बराबर, सीज हो सकता है। और थर्ड कॉपी मैं अपने रिकॉर्ड में अपने पास में रखूंगा कि मैंने किसको सप्लाई किया है। ओके, तो 3 कॉपी, ओरिजिनल कॉपी फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टर होगा बेटा यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टर, और ट्रिप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लाई। अब अगर ये सर्विस का केस होता सर तब भी 3 नहीं, तब 2 ही कॉपी इशू होती।
एक जिसको मैं सर्विस दूंगा, जैसे ये मिस्टर बी है, मैंने इनको कोई सर्विस दी तो एक कॉपी इनकी होगी, दूसरी कॉपी मेरे लिए होगी। अब यहाँ पे सर्विस को जीटीए के थ्रू नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि अरे मुझे इनको पढ़ाना है, मुझे इनको कंसल्टेंसी देनी है तो मेरी कंसल्टेंसी पहले ट्रक में रखूँ फिर ट्रक लेकर के जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ट्रांसपोर्टर का इनवॉइस तो यहाँ पे बनता ही नहीं है। तो दो ही कॉपी, ओरिजिनल किसके लिए, रिसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट मेरे लिए, सप्लायर के लिए। तो ये रूल 48(1), ये 48(2), अब आ रहा है 48(3). 48(3) क्या बोलता था, सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग द मंथ और क्वार्टर शेल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR1। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जब आप दोगे उसमें आप सीरियल नंबर वगैरह सब अपलोड करोगे, वो सब आपको बताने पड़ेंगे। अब बारी आती है HSN को। अभी नया नोटिफिकेशन आ गया, एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये पुराना वाला है तो इस पर आप फोकस नहीं भी करोगे चलेगा, बराबर है। आ जाओ, अप टू 5 करोड़, अप टू 5 करोड़। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ तक था तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड यूज करना होगा। और आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा था पिछले साल, तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड यूज करना पड़ेगा। HSN कोड एक्चुअली 8 डिजिट का होता है बेटा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 932047030। मान लीजिए एक HSN कोड है, ये 2 डिजिट जो होते हैं ना, ये चैप्टर के बारे में बताते हैं। ये हमेशा मतलब HSN कोड क्या होता है, ये प्रोडक्ट के कोड होते हैं बेटा, प्रोडक्ट के कोड होते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में ट्रांजेक्शन करते डील करते हैं तो उनको उनके प्रोडक्ट के नाम से नहीं, उनके कोड से पहचाना जाता है, कोड से पहचाना जाता है। ये 2 डिजिट जो पहले होते हैं ये चैप्टर को डिनोट करते हैं। फर्स्ट 4 डिजिट जो होते हैं वो हेडिंग को, ये सब हेडिंग को, पूरा 8 डिजिट जो होता है ना वो सब हेडिंग को डिनोट करता है, सब हेडिंग बराबर उसको डिनोट करता है। अब इधर आ जाओ बेटा कैसे समझना। गवर्नमेंट जब कोई नोटिफिकेशन निकालती है तो जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट का नाम ले, सीधा वो दे देती है कि भाई कोड नंबर 932047030 एग्जाम्प्ट है। तो अब ये कौन सा प्रोडक्ट है पता करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, पता करते हैं कि यार चैप्टर नंबर 93 में कौन सा प्रोडक्ट आता है, क्योंकि कोड तो ये है पूरा। तो 93 में आप देखते हैं कि मान लीजिए आया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये रियल नहीं है, फिक्टिशियस एग्जाम्पल है। मान लो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो खूब सारे प्रोडक्ट होते हैं, यूटेंसिल्स भी हो सकते हैं, फर्नीचर भी हो सकता है। कौन सा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तब आप देखोगे हेडिंग नंबर 9320। तो 9320 जैसे आपने देखा तो आपको पता लगा ये तो कोई साबुन की बात हो रही है, सोप जो घर में यूज होती है। अब साबुन भी कई तरह की होती है, नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, बर्तन धोने की साबुन। कौन सी साबुन, कौन सी साबुन एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि भाई 932047030 एग्जाम्प्ट है, बट कौन सी साबुन, वो पता करना। तो आप सब हेडिंग सब हेडिंग देखेंगे, सब हेडिंग 932047। जैसे सब हेडिंग देखी तभी आपको पता लगा एकदम से कि अरे नहाने का साबुन एग्जाम्प्ट है। अब उसमें भी कंफ्यूजन, लिक्विड एग्जाम्प्ट है या केक एग्जाम्प्ट है। जैसे एक तो लिक्विड मतलब शैम्पू और केक मतलब क्या, टिक्कियां साबुन की, कौन सी एग्जाम्प्ट है। तब आप सब हेडिंग देखते हैं 932047030, तब मालूम चला लिक्विड एग्जाम्प्ट है मतलब शैम्पू एग्जाम्प्ट है। तो इससे आपको प्रोडक्ट की आइडेंटिटी पता लगती है कि वो किस कैटेगरी का, किस कैटेगरी में क्लासीफाई होगा। तो जब आप कभी भी इनवॉइस वगैरह इशू करते हैं बराबर, तो आपको HSN कोड भी डालना पड़ता है प्रोडक्ट का। तो क्वेश्चन है कि हर केस में डालना पड़ेगा। अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मुझे उसमें HSN कोड डालना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तब 4 डिजिट का डाल दो, बराबर कितना, 4 डिजिट का, ओके। दूसरा, अगर मोर देन 5 करोड़ है तो 6 डिजिट का HSN कोड यूज करो, 6 डिजिट का HSN कोड यूज करो, ओके। साथ में however a registered person having aggregate turnover up to 5 crore in previous financial year may not mention 4 digit of HSN code in tax invoice issued by him under the said rules in respect of the supply made to an unregistered person। अब ये क्या कहना चाहता है, ये वाला अमेंडमेंट जरा ध्यान से सुनना, ये क्या बोलना चाहता है एनालिसिस इस पॉइंट का।
अगर सप्लाई B2C है, मतलब ये है मिस्टर ए, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने सप्लाई किया मिस्टर बी को, ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने सप्लाई किया मिस्टर सी को, मिस्टर सी को सप्लाई किया, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, अब इधर देखो, B2C सप्लाई होती है और एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर का अप टू 5 करोड़ है। अगर इनका मिस्टर ए का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, प्रीवियस ईयर टर्नओवर, प्रीवियस ईयर टर्नओवर अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ है, उस केस में क्या होगा? तो बोले भाई प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो जब B2B सप्लाई हो रही है, B2B ये वाला रजिस्टर्ड पर्सन को, तब भाई इनको 4 डिजिट का HSN कोड यूज करना ही पड़ेगा, 4 डिजिट का इनवॉइस पे। लेकिन सप्लाई अगर B2C हो रही है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, तो फिर अगर टर्न और 5 करोड़ तक ही है, सिर्फ 5 करोड़ तक है, उससे ज्यादा नहीं था प्रीवियस ईयर का, तब आपकी मर्जी हो तो करो, नहीं तो मत करो। तो HSN कोड नॉट रिक्वायर्ड, कंपल्सरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। तो इधर देखो B2B सप्लाई है, अग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू का साइन लगा दो यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू 5 करोड़ है, तो मैंडेटरी है 4 डिजिट का HSN कोड, और B2C सप्लाई है तो ऑप्शनल है 4 डिजिट का HSN कोड। लेकिन अगर मान लीजिए टर्न और प्रीवियस ईयर का 5 करोड़ से ज्यादा का है, 5 करोड़ से ज्यादा, तब कंपल्सरी है 6 डिजिट का HSN कोड, चाहे B2B सप्लाई हो या B2C सप्लाई हो, दोनों को यूज करना पड़ेगा 6 डिजिट का। ओके, तो यहाँ पे लिख दो टू 5 करोड़ 4 डिजिट, और यहाँ पे ब्रैकेट में चाहो तो यहीं पे लिख दो B2C नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको नीचे का पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, खाली ये 30वीं लाइन में आपको समझ में आ जाएगा फिर क्या कहना चाहता है ये। चलो बेटा, नेक्स्ट आते हैं रूल 48 सब रूल 4, ई इनवॉइस मैंडेटरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ई इनवॉइस कंपल्सरी है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ये ई इनवॉइस है, ये कंपल्सरी, मुझे इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बट कब? बोले पहला केस जब सप्लाई B2B हो, उसके साथ दूसरी कंडीशन कि 2017-18 ऑनवर्ड, मतलब 2017-18 से लेकर के कभी भी, मतलब 2017-18, 18-19, 19-20, 2021, 21-22, इतने सारे फाइनेंशियल ईयर हो गए। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इनमें से आपका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़ से ज्यादा, किसी भी साल, आपको ई इनवॉइस इशू करना कंपल्सरी। अगर B2B सप्लाई हो रही है तो, B2C में नहीं, B2B सप्लाई हो रही तो कंपल्सरी है ई इनवॉइस। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। If supplier and recipient both are registered person, B2B supply, annual aggregate turnover more than 50 crore in any preceding financial year from 2017-18 onward, e-invoice is compulsory। ये अमेंडमेंट क्या है कि आपने पढ़ा था ई इनवॉइस कब कंपल्सरी होता है, ई इनवॉइस कब कंपल्सरी होता है, तो आपने पढ़ा था कि भाई 2017-18 ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब क्या, 17-18 या 18-19 या 19-20 या 21-22 बराबर। इनमें से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर बराबर है मोर देन 50 करोड़ हो जाता किसी भी ईयर में, तो ई इनवॉइस कंपल्सरी है। अब ये जो है ना बेटा, ये 50 करोड़, ये हो गया 20 करोड़, अब कितना हो गया 20 करोड़, मतलब इनमें से किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ हो गया और आप B2B सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, B2B सप्लाई, तो उस केस में कंपल्सरी है आपका ई इनवॉइस। ओके, इनवॉइस कंपल्सरी, तो ई इनवॉइस मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड ग्रेटर देन ₹20 करोड़। तो इसका मतलब अगर
2017, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22 में कभी भी अगर आपका अग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस हो गया तो आपको ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है B2B सप्लाई में। ओके, बट ये कॉन्सेप्ट कुछ जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कुछ लोगों को ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, उनका टर्नओवर अगर कितना भी हो। सर एक बात बताओ, तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि किसी भी साल 50 करोड़ से ज्यादा हो? बेटा ये एक्चुअली जो प्रोविजन आया था ना, पहले था 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो इनवॉइस इशू होगा किसी भी साल। तो मान लीजिए उस साल यहां पर 500 करोड़ इशू हुआ, यहाँ पे 100 करोड़ इशू था, 101 करोड़, यहाँ पे 501 करोड़ और यहाँ पे 51 करोड़। तो जब प्रोविजन आया था ना 501 करोड़, 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होगा अगर किसी भी साल तो ये इनवॉइस कंपलसरी है। तब ये लोग बचे हुए थे, ये लोग ये इनवॉइस में नहीं आ रहे थे जिनका टर्नओवर 51 करोड़ या 101 करोड़ था। तब गवर्नमेंट ने पहले धीरे से 500 करोड़ से ज्यादा वालों को ये इनवॉइस कंपलसरी कर दिया। फिर गवर्नमेंट को लगा सक्सेस हो रहा मामला, तब गवर्नमेंट ने क्या गेम खेला, अगली बार अमेंडमेंट निकाल दिया, जिनका भी टर्नओवर 2017-18 ऑनवर्ड 501 करोड़ से ज्यादा होगा उनके लिए इनवॉइस कंपलसरी था। अब हमने उसको चेंज कर दिया है कि 2017-18 ऑनवर्ड किसी का भी अगर टर्नओवर किसी भी ईयर में, एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा इनवॉइस कंपलसरी है। तो काफी सारे लोग और आ गए इनवॉइस के अंदर जो यहां पे बचे हुए थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, देखा कि यार अभी भी सक्सेस आ रहा मामला, तब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट और कर दिया कि 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किसी भी साल अगर किसी का है उसको भी इनवॉइस कंपलसरी, बट कब, B2B सप्लाई। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इस दायरे से बाहर रखा कि उनको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से लोग, जरा आ जाओ। सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इनवॉइस इशू नहीं भी करेंगे चलेगा, इनको अपने नॉर्मल इनवॉइस इशू करना है। इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC। उसका रीजन क्या बेटा, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, ये लोग स्टेटमेंट इशू करते पूरे महीने का, क्वार्टर का एक ही साथ। ये इनवॉइस इशू नहीं करते, टैक्स इनवॉइस की जगह ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट इशू करते हैं। अब इनको बोला कि आप चाहो तो इनवॉइस इशू कर लो, चाहो तो स्टेटमेंट, बट बैंक वाले पागल हो जाएंगे टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे तो। मैं मान लो एक दिन में 3 ट्रांजेक्शन करता हूं बैंक में, जिसके चार्जेस करते 2%, 2%, 2%, ऐसा मान लो चार्जेस करते हैं। पूरे महीने में मान लीजिए 100 ट्रांजेक्शन मैंने किए, 100 बार चार्जेस काटे बैंक ने, क्या 100 इनवॉइस इशू करेगा क्या बैंक बार बार? वो एक ही साथ स्टेटमेंट इशू कर देता है। तो उनको ऑप्शन है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, कि वो चाहे तो इनवॉइस इशू करे और चाहे तो इनवॉइस इशू ना करके कई अदर स्टेटमेंट या अदर डॉक्यूमेंट भी इशू कर सकते हैं। तो ये लोग अदर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। जीटीए भी क्या करता है, जरूरी नहीं है कि हर टाइम इनवॉइस इशू करे, ये लोग कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं, कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। क्या है, कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं ये लोग। नेक्स्ट, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मतलब ट्रेन का जो टिकट बनवाता हो, ट्रेन हो गया, बस हो गई, एयरक्राफ्ट हो गया, एयरलाइंस वगैरह। अब इनके अंदर वो इनवॉइस इशू नहीं करते, अदर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, टिकट इशू करते हैं। इनवॉइस वगैरह अगर ये इशू करेंगे तो इनवॉइस में देखो क्या होता है, कंटेंट हमने पढ़े ना, इनवॉइस के कंटेंट क्या होता है, रिसिपेंट का नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ होता है। तो आप ट्रेन का टिकट बनाते हैं या बस का टिकट बनाते हैं या आप फ्लाइट का टिकट बनाते हैं, तो उसमें सारी डिटेल डालते हैं कि आपका पता, एड्रेस वगैरह, कहाँ के रहने वाले, क्या रहने वाले। तो वो इनवॉइस के कंटेंट तो डाल ही नहीं रहे हो आप, तो टैक्स इनवॉइस कैसे हुआ? वो अदर डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं, उनको राइट है इन चीजों का कि वो अदर डॉक्यूमेंट, ये जो तीनों है ना, तीनों को बोला गया आप अदर डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं टैक्स इनवॉइस की जगह। पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में मूवी वगैरह देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में, बस तो वहां पे टिकट लेते हो, उस पर आपका नाम लिखा रहता है क्या? क्यों? क्योंकि उनको भी अदर डॉक्यूमेंट इशू करने का राइट है टैक्स इनवॉइस के बजाय। जबकि टैक्स इनवॉइस के कंटेंट हमने देखो ये पढ़े, ऊपर नाम होना चाहिए, देखो जीएसटी नंबर, रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो, और अनरजिस्टर्ड है तो अभी नाम और एड्रेस तो होना ही चाहिए। कहाँ होता है ये? और अभी नया अमेंडमेंट आया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी का टर्नओवर भी अगर 50 करोड़ से ज्यादा है किसी भी ईयर में, ये अगर किसी को इनवॉइस इशू करते हैं तो इनको ये इनवॉइस इशू करना कंपलसरी नहीं है, ये इनवॉइस इशू कंपलसरी नहीं करेंगे। तो इधर देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, NBFC,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पैसेंजर जीटीए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मतलब बस ट्रेन का टिकट, बराबर, बस ट्रेन, ओके, एयरलाइंस। उसके बाद में आ जाओ मल्टीप्लेक्स गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ओके। नाउ क्यूआर कोड कंपलसरी होता है इनवॉइस के ऊपर कब? जब B2C सप्लाई हो और टर्न ओवर किसी भी साल 2017-18 ऑनवर्ड अगर आपका टर्न ओवर मोर देन 500 करोड़ है, सप्लाई B2C है, तो क्यूआर कोड होना चाहिए। क्यूआर कोड क्या होता है बेटा? क्यूआर कोड ऐसा होता है, ये क्यूआर कोड दिख रहा है, क्यूआर कोड से क्या होता है, आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। क्यूआर कोड को स्कैन करोगे आपको हर एक चीज की पूरी डिटेल मिल जाती है उससे, बराबर है। तो क्यूआर कोड होना जरूरी है। जब B2C सप्लाई हो, मान लो मैं आपको कोई सप्लाई दे रहा हूं और मेरा किसी भी साल 2017-18 ऑनवर्ड कभी भी मेरा टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हुआ, तो मैं B2C मतलब मेरा रिसिपिएंट जो है, मैं तो रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको जब भी सप्लाई करूंगा मैं क्यूआर कोड डालना पड़ेगा मुझे इनवॉइस पर। एवरी इनवॉइस इशूड बाय पर्सन अंडर रूल 48(4) मतलब ई इनवॉइस वाला, ये ई इनवॉइस वाला केस। कोई भी आदमी जो ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है, अदर देन स्पेसिफाइड मैनर शेल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवॉइस। जहां पे ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है, अगर उन्होंने ई इनवॉइस इशू नहीं किया तो फिर ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा उन्होंने इनवॉइस इशू नहीं किया। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ई इनवॉइस के अलावा इशू करेंगे तो वो फिर इनवॉइस माना ही नहीं जाएगा, ये माना जाएगा इनवॉइस इशू ही नहीं किया एक तरह से आपने, बराबर है। सिर्फ इन लोगों को अलाउ है, ये लोग ई इनवॉइस इशू नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट रूल 48(1) and 48(2) shall not apply to an invoice prepared in the manner of rule 48(4). ये इनवॉइस पर रूल 48(1) and 48(2) के प्रोविजन नहीं लगेंगे। सर ये कौन से? ये वाला कि इनवॉइस जो है गुड्स के केस में 3 कॉपी होनी चाहिए, सर्विस के केस में 2 कॉपी होनी चाहिए, ये वाला प्रोविजन ई इनवॉइस पर एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा, ओके। ये क्यूआर कोड का भी हमने पढ़ा वही है, इसको देख लेना एक बार, ठीक है ना बेटा। तो क्यूआर कोड जैसे अभी हमने देखा कि भाई 500 से ज्यादा टर्नओवर होगा तो B2C सप्लाई में क्यूआर कोड कंपलसरी है। लेकिन क्यूआर कोड के लिए भी उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे केसेस है जिनमें क्यूआर कोड होना जरूरी नहीं है, नहीं भी क्यूआर कोड होगा तब भी चलेगा, बराबर। किन किन के लिए? आ जाओ यहां पर। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFC जो हमने ऊपर पढ़ा था, जिनके लिए ई इनवॉइस नहीं है कंपलसरी, उनके लिए क्यूआर कोड भी कंपलसरी नहीं है। जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मल्टीप्लेक्स, और एक और है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, जहां पे सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, जैसे नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स जो है वो कहाँ का है बेटा? नेटफ्लिक्स कहाँ का है? नेटफ्लिक्स USA की कंपनी है, बराबर है। अब वो जो सर्विसेज दे रही है उसके लिए क्यूआर कोड जरूरी नहीं है। इन लोगों के लिए क्यूआर कोड कंपल्सरी नहीं है, ओके। समझ में आया? ये मल्टीप्लेक्स वाला पॉइंट है ना। अब बारी आती है रिवाइज टैक्स इनवॉइस की। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है? इधर देखना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर किया अपन ने, उसमें इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको, बराबर। उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। आ जाओ इधर बेटा। मान लीजिए बेटा ये है 1 नवंबर, ये क्या 1 नवंबर 2021, मेरा टर्नओवर इस दिन मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट हो गया। मान लो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और मुंबई में रहता हूं तो 20 लाख क्रॉस हो गया, मान लो। थ्रेशोल्ड लिमिट, TSL, थ्रेशोल्ड लिमिट, ओके। किसकी थ्रेशोल्ड लिमिट? रजिस्ट्रेशन की। अब मुझे 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे देनी है। मैंने अप्लाई कर दिया 25 नवंबर को, याद आ रहा है? ऐसा एक एग्जाम्पल हमने लिया था रजिस्ट्रेशन चैप्टर के टाइम पर। तो 25 नवंबर को मैंने अप्लाई किया, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, और 25 को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, और मान लीजिए 5 दिसंबर को
21 को मुझे आरसी मिला, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो डेट होती है जिस दिन आप लाइबल होते हो टैक्स कलेक्ट करके पे करने के लिए। आपकी लाइबिलिटी कब आ गई थी? 1 नवंबर को ही। एक्चुअल डेट ऑफ आरसी, एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर 2021। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी बराबर है। इसके बीच में जिस दिन आरसी मिला, डेट ऑफ आरसी ग्रांटेड, या यूं भी लिख सकते डेट ऑफ आरसी। जो भी सप्लाई की, मतलब यहां से लेकर के यहां तक खाली तो नहीं बैठे थे आप, सप्लाई तो किए थे, बट आपके जीएसटी नंबर तो था ही नहीं। तो जब जीएसटी नंबर नहीं था तो आप तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पा रहे थे, जीएसटी कलेक्ट कैसे करोगे? तो बोले यहां से लेकर यहां तक जो भी सप्लाई हुई है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर के एक्चुअल डेट ऑफ आरसी तक जो भी सप्लाई है, उन सब के लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा बेटा? रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस का मतलब कि जिनको भी मैंने सप्लाई किया उन लोगों को वापस से मैं इनवॉइस इशू करूंगा। अब वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैसे इशू होता है बेटा, देखते हैं। मान लीजिए ये कुछ सप्लायर है, सॉरी रिसिपिएंट है, मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर ए। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि मिस्टर ने 3 बार मुझसे मान लीजिए सप्लाई ली है, बराबर है 3 बार। डेट, किस डेट को सप्लाई की मैंने, वैल्यू, ओके। ना मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर सी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर डी, मिस्टर डी। इन्होंने मुझसे गुड्स खरीदा। किस डेट को इन्होंने खरीदा? 2 नवंबर को, फिर 3 नवंबर को भी लिया, 8 नवंबर को लिया, सब 21 है, नवंबर 21। इन्होंने 9 को लिया, साथ में 10 को भी लिया बी ने, इसने 12 को लिया, 14 को लिया, 15 को भी लिया, इन्होंने 18 को लिया डी ने, 19 को भी लिया, 20 को भी लिया। ओके, वैल्यू क्या थी? 20,000, 30,000, 3 lakhs, B 10,000, 4 lakhs, C। और हाँ ये भी बता दूं मैं, ये रजिस्टर्ड पर्सन है मुंबई में, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है मुंबई में, सेम ही है। तो मिस्टर ए ही है ना, मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड पर्सन मुंबई, और मैं सप्लायर हूं, सप्लायर एमजी, जो रजिस्टर्ड पर्सन अब बना, अब रजिस्ट्रेशन लिया मैंने मुंबई का, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी थी 1 नवंबर को ना। ये रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ पे? सूरत, गुजरात में, गुजरात। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन कहाँ? गुजरात ना। अब इधर देखना, सी को मैंने ट्रांजेक्शन किया, सी के साथ में जो रजिस्टर्ड पर्सन है 20,000, 25,000,
फिर 50,000। डी के साथ मैंने ट्रांजेक्शन किया 10,000, 20,000 और 3 lakhs। अब इन सब लोगों को मुझे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है। क्या इशू करना है बेटा? रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है। अब मुझे अगर इनको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है, अब मैं ये कब करूंगा? ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होता है आरसी मिलने के बाद 1 मंथ के अंदर अंदर। 5 दिसंबर को मुझे आरसी मिला से लेकर के 5 जनवरी 2022 तक मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। 5 दिसंबर 2021 से लेकर के 5 जनवरी 2022 तक मैं क्या इशू कर दूंगा बेटा? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। अब इधर आ जाओ बेटा। जब रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होगा तो इधर देखना कैसे इशू करूं। क्या मैं एक को 3 बार मैंने माल बेचा 3,30,000 और 20,000 का, तीनों का एक ही इनवॉइस इशू कर दूं? तो बोले नहीं। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो अगर आपने उसके साथ 10 ट्रांजैक्शन किए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो 10 इनवॉइस इशू करेंगे, मतलब सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस। हर ट्रांजैक्शन का एक सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होगा। तो देखो सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस, आरटीआई मतलब रिवाइज टैक्स इनवॉइस, और एस का मतलब है सेपरेट। सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होगा। सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ओके, तो मतलब 3 इनवॉइस इशू करूंगा मैं एक को, 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन, एक 20,000 का, एक 30,000 का, एक 3 लाख का, बराबर। उसमें जीएसटी का अमाउंट अलग से शो किया जाएगा ना। अभी अनरजिस्टर्ड पर्सन है और इंट्रा स्टेट सप्लाई है। क्या इंट्रा? क्योंकि मैं भी मुंबई का और बी भी मुंबई का, तो ये वाली जो सप्लाई है वो क्या इंट्रा स्टेट है। सप्लाई तो ये भी इंट्रा ही थी, बट यहां पे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड था। उस केस में कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। मतलब कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस मतलब 10,000 प्लस 4 लाख, टोटल 4.1 लाख का एक ही इनवॉइस इशू कर सकता हूं। एक ही इनवॉइस 4.1 लाख का। रीजन, उस बी को कौन सा क्रेडिट लेना है? बी को कोई क्रेडिट तो लेना नहीं है, वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसको क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। इसके लिए इन्होंने क्या बोला, भाई ए के साथ इनवॉइस इशू कर दो, उसको कौन सा क्रेडिट मिलने वाला है। ओके, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। लेकिन हाँ, ए जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन, उसको क्रेडिट लेना है। क्रेडिट लेना तो ट्रांजैक्शन मैच होने चाहिए, इनवॉइस नंबर मैच होने चाहिए, तो उसके लिए उसको अलग अलग इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे, एक इनवॉइस से काम नहीं चलेगा। अब आ जाओ सी। सी रजिस्टर्ड पर्सन है गुजरात का, तो ये जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई है। क्या है? इंटर स्टेट। अब इंटर में भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया ना, बात खत्म, अलग अलग इनवॉइस इशू होंगे। सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस मतलब यहां पर इसके लिए अलग रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होगा, इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा। 20,000 के लिए एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, 25,000 के लिए अलग और 50,000 के लिए अलग इनवॉइस इशू होगा। अब बात आती है डी की, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है बट इंटर स्टेट सप्लाई है। क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई बट अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब यहां पर क्या होगा? तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया जाता है तब भी कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन का अमाउंट, कोई वैल्यू, किसी सप्लाई की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है, मोर देन 2,50,000, उसका अलग इनवॉइस इशू होगा, उसका सेपरेट इनवॉइस इशू होगा। कारण क्या है? जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते ना तो जीएसटीआर 1 में आपको बताना पड़ता अलग से कि इंटर स्टेट सप्लाई, और वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसमें 2,50,000 से ज्यादा जो सप्लाई होती है, जिसकी वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा होती है, उसको अलग से शो करना पड़ता, तो उसके लिए अलग इनवॉइस भी तो इशू करना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो ट्रांजैक्शन है 30 lakhs वाला, इसके लिए सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये, इनके लिए कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू हो सकता है। तो इन शॉर्ट ये पूरा का पूरे का समरी इतना ही है कि अगर सप्लाई B2B हुई है तो सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होगा, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा हो। B2C सप्लाई हुई है, 2 केस होंगे,
इंट्रा है तो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, इंटर है तो दो केस, वैल्यू मोर देन 2.5 lakhs तो सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस, वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2.5 lakhs तो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ये समरी है पूरे कहानी की। रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? 1 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन आरसी मिला वहां से 1 मंथ के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए। रिवाइज टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल taxable supplies affected during this period. Effective date of registration, date of issuance of certificate of registration. Supply for which revised tax invoice will be issued. Consolidated revised tax invoice may be issued in respect of taxable supply made to an unregistered recipient during this period. In case of interstate supply, consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of unregistered recipient if the value of supply exceed 2,50,000 during this period. Okay. कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, सर ये तो अभी ऊपर पढ़ा ना, वो तो था बेटा कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। वो क्या था? कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। अब हम पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस के बारे में, वो क्या होता है। बेटा इधर देखना, ये है, ये मैं हूं एमजी, ये आप हो मिस्टर है, आप मेरे पास में आए, बोलो सर गुड्स खरीदना है या कुछ सामान लेना है। मान लो आप मेरे पास में कैलकुलेटर लेना है, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, ये स्टेशनरी की शॉप मेरी है। ओके, मैंने आपको कैलकुलेटर दिया 100 रुपए का, आपने बोला शाम को पैसा देता हूं, मैंने कहा इनवॉइस भी मैं तभी इशू कर दूंगा। फिर थोड़ी देर में वापस उसी दिन आए, मान लेते डेट है 10 जुलाई, आपने बोला सर पेन चाहिए, मैंने पहले तो ये कैलकुलेटर दिया 100 रुपए में, अब ये पेन दे रहा हूं मैं आपको ₹50। फिर थोड़ी देर में आप वापस आए, अभी तक आपने पैसा नहीं दिया और ना मैंने आपको इनवॉइस इशू किया अभी तक। फिर आप आए मेरे पास में, बोलो सर पेंसिल चाहिए, अभी पेंसिल मैं आपको दे रहा हूं ₹10। अब दिन खत्म होने वाला है, मैंने कहा भाई मैं आपको इनवॉइस इशू कर देता हूं, रुक जाओ। अब दिन में 3 ट्रांजेक्शन है, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं। अब ध्यान से सुनना, क्या मुझे 3 ट्रांजेक्शन दिन में हुए हैं, दिन में 3 ट्रांजेक्शन हुए तो क्या मुझे 3 इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे? तब बोला यस, अगर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मुझे 3 इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। लेकिन 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 मैं चाहूं तो कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी इशू कर सकता हूं, लेकिन कुछ कंडीशन पूरी होगी तब। कब? जब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, पहला पॉइंट, मतलब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, पूरे दिन में जो भी सप्लाई मैंने की उसकी टोटल वैल्यू 1 2 3, इनकी टोटल कितनी हो रही? 160, लेस देन होनी चाहिए 200 से। मतलब देखो इक्वल टू नहीं लिखा, लेस देन मतलब 199 तक चलेगा, 199.99 तक भी एक बार खींच लेंगे, बराबर 200 से कम होनी चाहिए, 200 से कम होनी चाहिए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, रिसिपिएंट don't want to tax invoice। रिसिपिएंट ने खुद ने बोल दिया मुझे टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, डोंट वांट टू टैक्स इनवॉइस। ओके, तो लेना ही नहीं चाहता, रिसिपिएंट टैक्स इनवॉइस लेना ही नहीं चाहता। तब आप कंसोलिडेट, मतलब टैक्स इनवॉइस का मतलब है सेपरेट टैक्स इनवॉइस, सेपरेट टैक्स इनवॉइस, एसटीआई, सेपरेट टैक्स इनवॉइस लेना नहीं चाहता, तब आप उसको कंसोलिडेटेड दे सकते हो। उससे पूछ लो, अगर रिसिपिएंट बोल देता मुझे अलग अलग चाहिए तो अलग अलग देना पड़ेगा, तो अलग अलग देना पड़ेगा। तो इधर आ जाओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200, रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। सच इनवॉइस का मतलब सेपरेट टैक्स इनवॉइस। तब आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर सच सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? अगर कोई आदमी टैक्सेबल सप्लाई करता है, क्या करता है? टैक्सेबल सप्लाई, तो टैक्स इनवॉइस इशू करता है।
बट अगर कोई आदमी एग्जम्प्ट सप्लाई करता है, एग्जम्प्ट सप्लाई, जैसे मान लीजिए ये वेटरनरी डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर जानवरों के डॉक्टर, वेटरनरी हॉस्पिटल है और ये जानवरों के डॉक्टर है। अब इधर देखना, इनके पास में मैं अपना कुत्ता ये वाला डॉगी लेकर के गया, बराबर है, इसकी कुछ बीमारी थी, कुछ वैक्सीन वगैरह या कुछ इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर के गया, इन्होंने मुझसे 5,000 रुपीज लिए, 5,000। अब ये एग्जाम सप्लाई होती है तो ये मुझे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। टैक्स इनवॉइस में तो टैक्स का अमाउंट सेपरेटली शो होना चाहिए, तो टैक्स इनवॉइस तो ये इशू ही नहीं कर सकते। ये कौन सा टैक्स चार्ज करेंगे मुझसे, टैक्स कलेक्ट करेंगे क्या मुझसे? नहीं, एग्जाम सप्लाई है तो ये इशू करते बिल ऑफ सप्लाई। क्या इशू करते? बिल ऑफ सप्लाई। और हम लोग क्या है, टैक्स इनवॉइस को भी बोलते हैं भाई साहब वो जीएसटी वाला बिल देना, वो बिल नहीं होता। बिल ऑफ सप्लाई किसको बोलते हैं? जो एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए इशू होता है। ओके, बिल ऑफ सप्लाई। जबकि लेमन लैंग्वेज में हम लोग क्या बात करते हैं, कहीं पे भी पढ़े लिखे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट तक पढ़े लिखे लोग बात करते हैं, भाई साहब वो जीएसटी वाला बिल दे देना यार। वो बिल नहीं होता है, बिल तो एग्जाम सप्लाई के लिए होता है, या फिर कंपोजिशन स्कीम के लिए होता है कि आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो और आप किसी को सप्लाई करोगे तो आप टैक्स चार्ज नहीं करोगे उससे, तो आप उसको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, वहां पर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो। तो बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होता है? एग्जाम सप्लाई के केस में, या पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ये क्या होता है? ध्यान से सुनो। मान लीजिए मैं अपने डॉगी का ट्रीटमेंट के लिए गया इन डॉक्टर के पास में, इनको मैंने बोला भाई साहब इसका इंजेक्शन लगाना है, इन्होंने बोला देखो गॉड साहब इंजेक्शन में लगा दूंगा, जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ उसकी वैल्यू होगी 5,000 रुपया। मैंने कहा टैक्सेबल एग्जाम्प्ट है? बोले एग्जाम्प्ट है। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा पेडिग्री भी दे दो, पेडिग्री जो कुत्तों वगैरह को, अपने जानवर जो पालतू पेट होते हैं ना उनको खिलाने के लिए आती है पेडिग्री, वो मैंने ली और मान लीजिए वो टैक्सेबल है, मान लीजिए वो टैक्सेबल है। इन्होंने मुझे पेडिग्री के 2 डिब्बे दिए, ये पेडिग्री के ये 2 डिब्बे दिए और मुझे बोला भाई साहब इन डिब्बे का 1,000 रुपया हो गया है, प्लस जीएसटी भी लगेगा इस पर 18% से 180 रुपया। तो ये टैक्सेबल सप्लाई है, ये एग्जाम सप्लाई है। दोनों सप्लाई इन भाई साहब ने मुझे की। अब इनके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, इसके लिए तो ये मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दे और इसके लिए मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करे। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इनके पास में है कि ये इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दे, बट उसकी एक शर्त है। एक शर्त है क्या? कि रिसिपिएंट मतलब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन होऊंगा तो ही ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो फिर उनको बिल ऑफ सप्लाई 5,000 के लिए और 1,000 रुपए के लिए टैक्स इनवॉइस ही इशू करना पड़ेगा। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो, मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो ये दोनों का एक ही डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इस टाइप से, इस टाइप से बनाएंगे। टैक्सेबल वैल्यू 1,000, जीएसटी 180, 1180, एग्जम्प्ट सप्लाई 5,000, टोटल 6,180। इसको बोलेंगे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। बट ये कब बनता है? जब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो तो ही बन सकता है। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर इनको एग्जाम सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा और टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके, ये आ गया आपके इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आते हैं रिसीट वाउचर। अब ये रिसीट वाउचर और रिफंड वाउचर एक के साथ समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। ये मान लीजिए बेटा मैं हूं एमजी, ये आप हो, मिस्टर है। अब आपको किसी ने बोला भाई महेश गौड़ सर का आईडीटी का बैच शुरू होने वाला है, चलो चलो एडमिशन ले लेते हैं। अब बैच शुरू होगा अप्रैल मंथ में या मई मंथ में चालू होगा, मई मंथ मानते मई में चालू होगा नया बैच। आपने क्या किया? जनवरी में एडवांस दिया मुझे, जनवरी 22 एडवांस रुपीज 1 लाख।
प्लस जीएसटी 18,000। सिर्फ आईडीटी के लिए 1 लाख रुपया दिया आपने। ओके, अब इधर देखो सर, ऐसा कौन सा मंत्र फूंकने वाले हो आईडीटी में? क्या 90 या 90 प्लस मार्क्स दिलवाओगे आप? 1 लाख रुपया ले रहे हो बेटा, ये तो 1 लाख रुपया देने के बाद पता लगेगा। चलो इधर आओ, जैन 2022 में आपने मुझे एडवांस दिया 1 लाख रुपया प्लस जीएसटी दे दिया। अब जब एडवांस मिलता है, मैंने अभी तक आपको सप्लाई नहीं किया, तो उस केस में मैं आपको टैक्स इनवॉइस इशू करूँ, जरूरी नहीं है। टैक्स इनवॉइस इशू करूँ जरूरी नहीं, मैं रिसिट वाउचर इशू करता हूँ उस केस में। तो मैंने आपको क्या कर दिया, रिसिट वाउचर इशू किया। अब रिसिट वाउचर याद रखना बेटा, रिसिट वाउचर कब इशू होता है? एडवांस के टाइम पर। रिसिट वाउचर इशू क्या, रिसिट वाउचर में बकायदा मैं लिख देता हूं वैल्यू 1 लाख प्लस जीएसटी 18,000। और ये जीएसटी का अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। कब? फेब मंथ में, फरवरी में ही। मैंने क्या किया, ये डिपार्टमेंट है, इनको फेब मंथ के अंदर मैंने ₹18,000 दिया, ₹18,000 जीएसटी का पे कर दिया मैंने। अपनी लाइबिलिटी थी वो मैंने दे दी 20 फरवरी को। अब मार्च में किसी ने आपको बोला, अरे यार क्या तू महेश गौड़ सर का बैच ज्वाइन कर रहा है 1 लाख रुपया देकर के? मैंने सुना, आपने बोला हाँ। पागल हो गया कि 1 लाख रुपया वापस ले ले? उनको तो स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे मिल जाते हैं, यूट्यूब पे उनके लेक्चर मिल जाते हैं काफ़ी सारे। थोड़ी सी एफर्ट्स अपन लेंगे हो जाएंगे पास। उनके यूट्यूब के लेक्चर देख देख करके लोगों ने एग्जामिशन निकाल दी रिवीजन लेक्चर में, तो अपन क्यों ऐसा सब कुछ करें? या अनअकैडमी के स्पेशल क्लास देख देख करके पास हो जाएंगे अपन तो। बोले क्या बात करा? बोले हाँ। अब आप आए मेरे पास में, आपने बोला सर एक्चुअली पापा का ट्रांसफर हो रहा है सर, तो सर अब हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे सर हम आपका ये बैच ज्वाइन नहीं कर पाएंगे सर हमको रिफंड दे दीजिए सर प्लीज। उनका ओके बेटा। मैंने क्या किया, अप्रैल में आप आए, अप्रैल में मैंने आपको सप्लाई अभी तक नहीं की, सप्लाई अभी तक नहीं हुई, ओके, बट मुझे रिफंड देना पड़ेगा आपको। मैंने आपको रिफंड दे दिया। कितना? 1 लाख। अब जीएसटी का अमाउंट भी मैं आपको दूंगा, क्यों आपने मुझे वो भी दिया। और ये रिफंड जब मैं दूंगा ना, इसके लिए मैं आपसे के रिफंड वाउचर आपको इशू करूंगा। इश्यूड बाय, ये एक सबूत है कि भाई मिस्टर ए, मैंने आपको कोई सप्लाई नहीं की है और आपने जो पैसा दिया मैंने वापस लौटा दिया आपको। साइन करो, रिफंड वाउचर इशू किया मैंने। अब ये रिफंड वाउचर मैं डिपार्टमेंट को दूंगा कि देख भाई डिपार्टमेंट, जो मैंने तुझे 18,000 टैक्स पे किया था फेब मंथ में, ये उसकी सप्लाई नहीं हुई है। वो आदमी आया और अपना रिफंड लेकर के चला गया है, सप्लाई नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी अब, क्योंकि रिफंड दे दिया मैंने उसको, मेरा 18,000 वापस दे। उस रिफंड वाउचर के बेस पे मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा, मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा। तो रिफंड वाउचर भी आ गया, रिसिट वाउचर भी आ गया। अब रिसिट वाउचर का एक पॉइंट मुझे आपको समझाना है। क्या समझाना है? ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये है राजस्थान, ये है मुंबई, मैं मुंबई का रहने वाला, राजस्थान, और ये है मुकेश अंबानी। इन्होंने मुझे बोला महेश गौड़ आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा जी मैं मुंबई में रहता हूँ। इन्होंने बोला महेश गौड़ हमने सुना कि आप इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस भी देते हैं और आर्किटेक्ट की सर्विस भी देते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही सुना आपने, मैं इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस भी देता हूँ और आर्किटेक्ट भी हूँ, मैं दोनों काम करता हूँ। बोले गौड़ साहब हमारा एक ऑफिस बन रहा है राजस्थान में, एक ऑफिस बन रहा है मुंबई में, हमको 4 लोग चाहिए। राजस्थान के लिए एक आर्किटेक्ट, मुंबई के लिए एक आर्किटेक्ट, और राजस्थान के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर, और मुंबई के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर। 4 लोगों की जरूरत है, उनमें से एक तो हम आपको लेना चाहते हैं। तो आप एक काम कीजिए, अक्टूबर मंथ खाली रखना अपना, अक्टूबर 22।
मैंने कहा सर वो तो मैं खाली रख दूंगा, कल को आपने मुझे नहीं लिया तो आप मुझे कुछ एडवांस दीजिए। मुकेश अंबानी जी ने मुझे एडवांस दिया 50 लाख। अब एडवांस दिया तो मुझे इनको रिसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा। मैंने इनके लिए एक रिसीट वाउचर बनाया यहाँ पर, अंबानी जी रिसीट वाउचर, जिसमें मैंने वैल्यू लिखी 50 लाख। अब मैं जीएसटी चार्ज कर रहा था तो मैं कंफ्यूज, और एक और कंफ्यूजन क्या हो गया, मान लीजिए इंटीरियर डिजाइनर की रेट है ना, जीएसटी की रेट वो लगती है 12%, लगती नहीं है एक्चुअल में, सिर्फ मैं मान रहा हूं। आर्किटेक्ट की रेट लगती है 18%, ये 18 भी नहीं, चलो कोई दूसरी, चलो 18% ले लेते हैं। आर्किटेक्ट की रेट 18%, इंटीरियर डिजाइनर की रेट 12%। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या आ गया मेरे सामने, कि मैंने ये दो रेट हैं, 50 लाख एडवांस में मिल गया। मेरा पहला कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जब मैं रिसीट वाउचर इशू कर रहा हूं तो रेट कौन सी लूं पहले तो, और मेरे लिए दूसरा चैलेंज यहां पे पता है क्या आ रहा है, रेट चलो मेरे को पता लगे तुम्हें इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट। अगर वो मुझे बोलते हैं अक्टूबर में जयपुर में आपको सर्विस देनी है तो आईजीएसटी लगेगा, बट वो मुझे बोलते जयपुर में नहीं आपको मुंबई में सर्विस देनी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्यों मैं मुंबई का हूं। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा नेचर ऑफ सप्लाई क्या लिखूं। तो यहां पर ध्यान से सुनना, अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको एडवांस मिलता है और आपको नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता, तो हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई मान लेने का, उसको क्या मान लेने का, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या मान लेने का बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई। और रेट में भी इश्यू चल रहा है तो 18% ले लेने का, बाद में एडजस्टमेंट होता रहता है, 18% की रेट एक बार यूज कर लेने का। ओके, तो इधर आओ, रिसीट वाउचर, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, एडवांस पेमेंट मिला तो रिसीट वाउचर इश्यू होगा। वेर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, तो रेट ऑफ टैक्स इज नॉट डिटर्मिनेबल तो 18% ले लो। नेचर ऑफ सप्लाई नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल तो इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया जाएगा। रिफंड वाउचर, एडवांस मिला, रिसीट वाउचर इश्यू किया, बराबर डिपार्टमेंट को टैक्स भी पे कर दिया बट सप्लाई नहीं की, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया आपने, क्योंकि जब सप्लाई नहीं तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते आप। रिफंड वाउचर, अगर टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया होता ना और फिर आपको अगर रिटर्न करना पड़ता तो फिर क्रेडिट नोट इशू होता है, तो फिर क्रेडिट नोट इशू होता अगर टैक्स इनवॉइस इशू कर देते तो। ओके, तो यहां पे रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा ना बेटा। क्लेरिफिकेशन, ही क्लेरिफिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में भी नॉलेज होने जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है, इन केस ऑफ आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द रिसिपिएंट shall issue a payment voucher at the time of making payment to supplier। ध्यान से सुनना बेटा, आरसीएम के दो केस, पहला आरसीएम जो आपने पढ़ा सेक्शन 93 बराबर है उसके अंदर। ओके, अब 93 और 94 वाले जो है वो दो आरसीएम आपके हैं, जिसमें एक प्रोविजन तो आपने क्या पढ़ा कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम लगेगा। और ये सस्पेंड किया हुआ है अभी प्रोविजन, ये प्रोविजन अभी सस्पेंड किया हुआ है कुछ टाइम के लिए, सस्पेंड किया हुआ है बेटा, बराबर। हाँ, बिल्डर वगैरह पे जरूर एप्लीकेबल होता है ये कि बिल्डर अगर सीमेंट वगैरह खरीदता अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जो कंस्ट्रक्शन की सर्विस देते हैं, सीमेंट वगैरह खरीदते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, टाइल्स लेते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, कैपिटल गुड्स खरीदते हैं तो आरसीएम में उनको टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरा नॉर्मल केस, नॉर्मल आरसीएम जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, नॉर्मल आरसीएम के केसेस में हमने क्या पढ़ा कि भाई जैसे स्पॉन्सरशिप सर्विस का केस हो गया, एडवोकेट वाला केस हो गया, गवर्नमेंट जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है वो केस हो गया, आपके ऑथर वाला केस हो गया, ये आपके जो है म्यूजिक कंपोजर वाला केस हो गया, बराबर है, जीटीए का केस हो गया। ये जो केसेस आपने पढ़े लॉन्ग टर्म लीज वाला, वो सब नॉर्मल आरसीएम, इसमें गुड्स वाला भी आ जाता है, वो सब नॉर्मल आरसीएम के केस है। नॉर्मल आरसीएम के केस हो या ये वाला केस हो, आरसीएम में जब भी आप पेमेंट करोगे किसको,
सप्लायर को, जैसे मान लीजिए ये जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जीटीए मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, ये मेरा बिजनेस है, इन्होंने मुझे सर्विस दी 1 लाख रुपए की, जीएसटी के रेट है 5%, आरसी में टैक्सेबल होगा 5,000, मैं आरसी में गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा। बट जब इनको मैं 1 लाख तो मैं इनको पे करूंगा ना जीटीए को, इनको जब मैं 1 लाख पे करूंगा तब मैं पेमेंट वाउचर इशू करूंगा, इनको जब मैं 1 लाख पे करूंगा तब मैं क्या करूंगा, पेमेंट वाउचर इशू करूंगा। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर कि भाई ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि देख भाई, अगर ये वाला केस है जिसमें सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में एक इनवॉइस इशू होगा और वो इनवॉइस जो है ये रेसिपिएंट इशू करेगा, सप्लायर नहीं। कौन इशू करेगा, रेसिपिएंट इशू करेगा इनवॉइस, बराबर। अब इसी के चक्कर में, ये इनवॉइस इशू करने के चक्कर में तो इसको सस्पेंड किया गया है कि सब रेसिपिएंट ऑब्जेक्शन उठाने लग गए कि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ये चाय वाला है, छोटी मोटी चाय की थड़ी है इसकी, चाय बेचता है, ये कोई रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं। मैंने इससे अगर 2 चाय खरीदी अपने ऑफिस के लिए, 2 चाय मंगवाई मैंने इनसे, उसका 20 रुपया होता, मैं इनको 20 रुपया दूंगा। मुझे अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मेरे पिंडल अकाउंट में अगर उसको एक्सपेंडिचर क्लेम करना है इनकम टैक्स एक्ट में, तो मुझे जीएसटी में उस पर आरसी में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब 20 रुपए पे आरसी में टैक्स पे करने के लिए मुझे इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा। तो एक तो आरसी में टैक्स पे करो, इनवॉइस इशू करो, मेरे लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी वजह से इसको सस्पेंड किया गया। तब वहां पर एक इनवॉइस भी इशू होता है। तो इधर आओ, इनवॉइस अंडर आरसीएम, इन केस ऑफ आरसीएम एंड इफ द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन देन द रिसिपिएंट शैल इशू एन इनवॉइस, वो एक इनवॉइस इशू करेगा। तो बेटा ये जो प्रोविजन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से कोई काम के नहीं है आपके, क्योंकि ये सस्पेंड वगैरह हो रखे हैं, बराबर है। नाउ सप्लायर परमिटेड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट इशू करने की परमिशन भी रहती है कुछ केसेस में। कौन कौन से केसेस में ऐसा रहेगा जरा देखते हैं बेटा, ऐसा किन किन केसेस में रहेगा। सबसे पहली चीज ना, अब देखो ये क्या बोल रहा है, सप्लायर परमिटेड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के अलावा कोई डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है बेटा, हमने पढ़ा तो था, जीटीए का केस हो तो टैक्स इनवॉइस नहीं, कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब स्टेटमेंट इशू करते हैं, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब स्टेटमेंट इशू करते हैं, कंसाइनमेंट नोट, स्टेटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रेन वगैरह में अब टैक्स इनवॉइस की वजह टिकट्स वगैरह जो इशू होते हैं जिनमें अमाउंट वगैरह लिखा हुआ रहता है, बराबर है वो। अब देखो कंपलसरी नहीं है कि अदर डॉक्यूमेंट इशू करना है, चाहे तो टैक्स इनवॉइस भी इशू करो, नहीं करना चाहे तो अदर डॉक्यूमेंट इशू कर दो। उसके अलावा आपके ये 3 केस में, ये 3 केस में है। ओके, तो इधर आ जाओ, गवर्नमेंट में on the recommendation of council by notification and subject to such condition as may be mentioned therein specify categories of service in respect of which any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be tax invoice। सप्लाई के लिए अदर डॉक्यूमेंट इशू कर देंगे जो टैक्स इनवॉइस की तरह ट्रीट होगा। टैक्स इनवॉइस में नॉट बी इशू, फॉलोइंग सप्लायर्स may issue a tax invoice but they are also permitted to issue any other document in lieu of tax invoice by whatever name called, चाहे वो कंसाइनमेंट नोट के नाम से हो, चाहे स्टेटमेंट के नाम से हो, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये सब। ओके, इनके रीजन क्या है, इनका जो रिसिपिएंट होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रिसिपिएंट होते हैं, सबको टैक्स इनवॉइस इशू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कई बार, या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए स्टेटमेंट वगैरह इशू करते हैं, कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, अब जनरली डिजिटल सिग्नेचर होते थे बट अभी बोला कि अभी जरूरी नहीं है। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नॉट रिक्वायर्ड ऑन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स। इन सब पे अभी हाल फिलहाल के लिए इन्होंने बोल दिया कि भाई डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, पहले ये बोला गया था होने चाहिए बट अब नहीं है। डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान क्या होता है समझो, इधर देखो, मैं एमजी, मैंने गुड सप्लाई किया मिस्टर ए को,
दिल्ली के रहने वाले, मैं मुंबई का रहने वाला, सप्लाई किया, तो मैं क्या इशू करूंगा? टैक्स इनवॉइस। अब ध्यान से सुनना बेटा केस को। मैंने मिस्टर बी है जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, ये मेरे जॉब वर्कर है। एक मिस्टर सी है, जयपुर के रहने वाले हैं, इनको मैंने ये गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने गुड्स भेजा है बट सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस लौटा देना, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ओके, अब देखो बेटा, ये तो सप्लाई थी तो आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, बट ये सप्लाई नहीं है। जब आप जॉब वर्कर को माल भेजते हो तो सप्लाई नहीं है, तो ये सप्लाई के डेफिनेशन में ही नहीं आता। ये भी सप्लाई अभी नहीं है, जब तक अप्रूवल नहीं आती है, 6 महीना कंप्लीट नहीं हो जाता, 6 महीने के बाद इसको सप्लाई मानी जाती है रिमूवल से, मालूम है? तब टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस में बताया था मैंने। तो अब इनके लिए गुड्स का मूवमेंट तो हो रहा ना यार, कि मुंबई से माल तो जा ही रहा है दिल्ली, तो डॉक्यूमेंट क्या इशू करोगे? टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो यहाँ पे डिलीवरी चालान इशू होता है। यहाँ पे क्या इशू होता है? डिलीवरी चालान। यहाँ पे भी डिलीवरी चालान, इनवॉइस इशू नहीं होगा जब तक ये सप्लाई नहीं होगी। तो इनवॉइस हमेशा, टैक्स इनवॉइस हमेशा सप्लाई के केस में इशू होता है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो जहां पे गुड्स का मूवमेंट है, क्या है? मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ गुड्स बट नो सप्लाई, बट वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। मूवमेंट तो है बट वो सप्लाई नहीं माना जाएगा उस केस के अंदर, उस केस के अंदर कि गुड्स का मूवमेंट तो है बट वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। डिलीवरी चालान इशू होता है, डिलीवरी चालान इशू होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, जब कोई भी प्रोडक्ट सेमी नॉकडाउन फॉर्म में या कंप्लीटली नॉकडाउन फॉर्म में, सीकेडी मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन, एसकेडी मतलब सेमी नॉकडाउन फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तब भी डिलीवरी चालान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये एक विंड मिल है, ये विंड मिल है जिसकी 3 विंग्स है और एक पोल है। ये चारों चीजें मुझे, एक विंड मिल मुझे सप्लाई करनी है। ये है मिस्टर जेड, उनको, ये मिस्टर जेड है, इनको मुझे विंड मिल सप्लाई करने, बट विंड मिल की 3 विंग्स और विंग्स के अलावा ये पोल जो जिस पे विंग लगेंगे, ये मुझे सप्लाई करना है। ओके, अब सप्लाई तो पूरे विंड मिल कर रहा हूं और ट्रांजेक्शन हम दोनों के बीच में कितना अमाउंट का हुआ? मान लो एक विंड मिल की वैल्यू मैंने ली इनसे 50 लाख, जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% से मान लेते हैं 9 लाख, 59 लाख का इनवॉइस मैंने मिस्टर जेड के नाम पे बना दिया। टैक्स इनवॉइस है ये, टैक्स इनवॉइस। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, ये एक साथ तो जा नहीं सकती विंड मिल, इनको टुकड़ों टुकड़ों में फुल्ली डिसअसेंबल करके सीकेडी की फॉर्म में मुझे ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनका पहला पार्ट, ये देखो ये ट्रक जा रहा है, एक विंड मिल का विंग्स रखा हुआ, ये विंग्स लेकर के जा रहा है एक ट्रक। तो देखना, पहले एक विंग जाएगा, फिर दूसरा कंसाइनमेंट, एक और विंग जाएगा उसमें, तीसरा कंसाइनमेंट, एक और विंग जाएगा, और लास्ट में 4th कंसाइनमेंट में मान लो जो है बाकी की मोटर और पोल जाएगा। ओके, मोटर और पोल जाएगा। अब इधर देखना बेटा, ये जब जाएगा तो अब ट्रांजेक्शन तो एक ही है, 4 बार मूवमेंट होगा, 4 टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में जा रहा है एक तरह से। तब यहाँ पे जब ये पहला विंग जाता ना, तब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए, टैक्स इनवॉइस यहाँ पे इश्यू हो जाएगा, इशूड
at the time of first consignment. At the time of first consignment. फर्स्ट कंसाइनमेंट के टाइम पर इशू हो जाना चाहिए. ओके, अब इधर देखना बेटा, अब फर्स्ट कंसाइनमेंट के टाइम पे इशू होगा बट जाएगा नहीं, इसके साथ सिर्फ इसकी कॉपी जाएगी, इनवॉइस की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी प्लस डिलीवरी चालान. वापस इसी इनवॉइस की कॉपी सेकंड कंसाइनमेंट के साथ प्लस डिलीवरी चालान. अब वो डिलीवरी चालान खाली से एक विंग का ही होगा, पूरे विंड मिल का नहीं होगा, एक विंग का ही होगा. बट ये जो कॉपी है ये पूरी विंड मिल की कॉपी है जो जारी है. थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी कॉपी जाएगी, सर्टिफाइड कॉपी और डिलीवरी चालान. जब ये फोर्थ केस होगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट जब जाएगा, लास्ट कंसाइनमेंट जब जाएगा, लास्ट कंसाइनमेंट, तब ओरिजिनल कॉपी प्लस डिलीवरी चालान जाता है, प्लस डिलीवरी चालान जाता है. ओके, तो ओरिजिनल कॉपी लास्ट में जाती है. इसीलिए आपने देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर जो आपने पढ़ा उसमें हमने बोला जब इंस्टॉलमेंट में गुड्स आता है तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी उसके बाद ही आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होते हैं. ओके, आओ इधर बेटा, डिलीवरी चालान specifies the cases where time of removal of goods may be removed on delivery challan and invoice may be issued after delivery. डिलीवरी जब गुड्स मूव हो रहा है तब तो डिलीवरी चालान इशू होता है, डिलीवरी बाद में होती है. वो केसेस इधर कवर होंगे. सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस, अब ये देखो एलपीजी गैस का दिख रहा है, कैप्सूल टैंकर, कैप्सूल टैंकर. अब ये कैप्सूल टैंकर जो इसमें एलपीजी गैस है, अब एलपीजी गैस के मेरे फिलिंग स्टेशन है, एक है वापी में, एक है मुंबई में. अब मेरी ये जो फैक्ट्री है यहाँ से एलपीजी गैस का ये टैंकर जाएगा, वापी में जितनी जरूरत है उतनी वापी को देगा, फिर जाएगा मुंबई, मुंबई में जितनी जरूरत है, बोले भाई कितने लीटर चाहिए एलपीजी गैस, क्योंकि फिलिंग स्टेशन है वहां पे सिलेंडर फिल किए जाते हैं, तो फिर वहां पे जितनी जरूरत है वो वहां पे देकर के फिर ये टैंकर वापस आ जाएगा. तो जब टैंकर मेरी फैक्ट्री से निकल रहा तो मुझे ये पता नहीं है कि वापी में कितनी क्वांटिटी लगेगी, और मुझे ये भी पता नहीं है मुंबई में कितनी क्वांटिटी लगेगी. ये तो जब वहां पे जाएगा तो देखेंगे कितनी क्वांटिटी की जरूरत है. अगर वो बोले 1000 लीटर भेज दो, अब वो जाएगा टैंकर 1000 लीटर लेकर के, तब तक तो और जरूरत पड़ जाएगी वहां पर. तो यहाँ पर क्वांटिटी जब रिमूव होता है, टैंकर एलपीजी गैस जब रिमूव होती है तो पता नहीं रहती है वहां पर कितनी यूज होगी, वहां पे कितनी जरूरत है, वो वहां पे जाने के बाद पता लगता है. तो मूवमेंट के टाइम पे डिलीवरी चालान इशू होगा जब उनको गुड्स वहां पे दिया जाएगा, जब वहां पे बोला जाएगा भाई 10,000 लीटर चाहिए वापी में, तब 10,000 लीटर जब वापी में दी, कैप्सूल टैंकर ने 10,000 लीटर जब वापी में दी, तब उस केस में उस 10,000 लीटर के लिए इनवॉइस इशू होगा. बट रिमूवल के टाइम तो इनवॉइस इशू नहीं हो सकता, डिलीवरी चालान इशू होता है. तो सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लाई इज नॉट नोन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन वे ऑफ सप्लाई, सप्लाई के अलावा सच अदर सप्लाई में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड. सप्लाई के अलावा मतलब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वगैरह. सेमी नॉकडाउन कंप्लीटली नॉकडाउन में भी इशू होता है. सेमी नॉकडाउन कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में कैसे होता है जरा देखो. वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन. सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स जा रहा है. ओके, द सप्लायर शेल इशू ए कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट. ये देखो पहला कंसाइनमेंट जब निकाल रहे थे हम, उससे पहले पहले हमने इनवॉइस इशू कर दिया था at the time of first consignment. Okay, लेकिन the supplier shall issue a delivery चालान for each of the subsequent consignment. बाकी सब के लिए डिलीवरी चालान इशू होगा, गिविंग रेफरेंस ऑफ द इनवॉइस, जिसमें इनवॉइस का रेफरेंस रहेगा, मेन इनवॉइस का रेफरेंस रहेगा. कॉपीज ऑफ corresponding डिलीवरी चालान shall accompany each consignment along with the certified copy of the invoice. इनवॉइस की सर्टिफाइड कॉपी के साथ में जाएगा. The original copy of the invoice shall be sent along with the last consignment. लास्ट कंसाइनमेंट के साथ ओरिजिनल कॉपी जाएगी. कोई डाउट बेटा? पक्का, श्योर? दैट्स गुड. ना बेटा, अब आते हैं क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, उनके बारे में. इधर हम, ये मैं हूं एमजी, एमजी वो दूसरा कैरेक्टर लेते हैं. ये है मिस्टर ए.
ये है मिस्टर सी। मिस्टर ए ने मिस्टर सी को कुछ सप्लाई किया, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। सप्लायर, रेसिपिएंट। एक इनवॉइस बनाया, वैल्यू 10 lakhs, यूनिट मान लो 1000 यूनिट्स। यूं लिखते वैल्यू 10,000 यूनिट्स, 100 के हिसाब से 10 lakhs। GST 18% से 1.8 lakhs। मिस्टर सी के नाम पे 11.8 lakhs। ओके, इनवॉइस बना दी। अब इधर देखना बेटा, जो गुड्स मिस्टर सी को मिला, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर सी है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर सी को जो गुड्स इश्यू किया, उसकी एक्चुअल वैल्यू हुआ क्या था, कम थी। लेस देन इनवॉइस वैल्यू। अब ये कैसे पॉसिबल है, इधर देखना। हुआ क्या था, यूनिट 10,000 डिलीवरी नहीं, कंसाइनमेंट जब लोड हो रहा था तो 9,000 यूनिट्स ही भेजी गई उनको, और इनवॉइस 10,000 यूनिट्स का बना दिया, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए 9 lakhs, बट क्या कर दिया 10 lakhs। ये गलती से भी हो सकता है, बराबर है। या फिर टैक्स की रेट 12% लगनी चाहिए थी, गलती से इनवॉइस में 18% लगा दी इन्होंने। मतलब टैक्स रेट इन इनवॉइस actual tax rate less than tax shown in invoice। shown in invoice बराबर। या फिर क्वांटिटी डिफरेंस भी हो सकता है, या कई बार क्या होता है, माल तो भेजा 8 लाख का, इनवॉइस गलती से 10 लाख का बना दिया। क्वांटिटी 10,000 ही भेजी, क्वांटिटी 10,000 ही भेजी, बट वैल्यू उसकी 8 lakhs थी, बट इनवॉइस गलती से 10 lakhs का बना दिया। होता ना अलग क्वालिटी, क्वालिटी ए क्वालिटी बी, तो क्वालिटी ए का माल भेजना था, सॉरी क्वालिटी बी का माल भेजना था, तो माल तो क्वालिटी बी वाला ही भेजा, बट गलती से इनवॉइस में क्वालिटी ए वाली वैल्यू लिख दी, तो 8 lakhs की जगह 10 lakhs लिख दिया। कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल वैल्यू कम होनी चाहिए, बट इनवॉइस ज्यादा से बन गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखना, ये जो मिस्टर सी है, ये इनवॉइस मान लो बनाया जनवरी 22 में, जन 22 में इनवॉइस बना। अब इधर देखना होगा क्या, ये जो मिस्टर सी है, मिस्टर सी फेब मंथ में आईटीसी क्लेम कर लेता है, इसका 1.8 lakhs का मान लो आईटीसी क्लेम कर लेता है। और महेश गौड़ नहीं, मिस्टर ए जो है, इसकी लायबिलिटी कितनी होगी, जब इनवॉइस बनाया था तब 1.8 lakhs की लायबिलिटी होती है, 1.8 lakhs की लायबिलिटी होगी। इसको आईटीसी मिलेगा 1.8 lakhs का फेब में, इसकी फेब की लायबिलिटी होगी 1.8 lakhs की। लेकिन जैसे ही मिस्टर सी बोलता है, किसको, मिस्टर ए को, ये मिस्टर सी बोलता है मिस्टर ए को, क्या भाई मुझे सी समझा है, मतलब चमन, मुझे चमन समझा है तुमने, क्या क्या तुमने, ये भाई मैंने देखा क्वांटिटी कम है, या वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू कम है, तुमने इनवॉइस में ज्यादा वैल्यू लगा दी, या इनवॉइस में टैक्स ज्यादा लगा दिया तुमने। अब इसको सुधारे कैसे, क्या रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू का, नहीं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही नहीं। वो तो खाली कहाँ होता है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ आरसी, इसके बीच का जो सप्लाई होता है, इस टाइम पे जो सप्लाई होता है उनके लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू होता है। यहाँ पे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं होगा। अब क्या होगा, मिस्टर ए क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। क्या इश्यू करेगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। मान लीजिए सप्लाई 8 lakhs की है, हमारा एग्जांपल लेते हैं, सप्लाई एक्चुअल सप्लाई 8 lakhs की है, और इनवॉइस वैल्यू जो है वो 10 lakhs दिखा दिया हमने। ये वाला केस ले लेता हूं मैं, ये वाला केस। तो अब यहाँ पे क्रेडिट नोट इश्यू होगा, जिसमें लिखा जाएगा वैल्यू 2 lakhs, मतलब जितनी
ज़्यादा चार्ज कर दी थी, उस पर लगने वाला जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, 36,000 जीएसटी 36,000, ये इनको बताना पड़ेगा। वैल्यू 2 लाख और जीएसटी 36,000। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा क्रेडिट नोट का? क्रेडिट नोट का इंपैक्ट होगा, इसका आईटीसी कम हो जाएगा 18,000 से, 18,000 से इसका आईटीसी कम हो जाएगा। और इधर क्या इंपैक्ट होगा, इधर क्या इंपैक्ट होगा, जो इसकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी वो भी कम हो जाएगी 18,000 से। किसकी? मिस्टर ए की लायबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, तो क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है? तो यूं याद रखो, जब आप सामने वाले को सी समझते हो, मतलब चमन चमन समझते हो, और उसको गुड्स जो दे रहे हो, 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 उसकी एक्चुअल वैल्यू कम है और इनवॉइस वैल्यू बढ़ा दी, मतलब लूटना चाहते हो उसको, या टैक्स रेट ज्यादा ले लिया जबकि टैक्स रेट एक्चुअल कम है, या क्वांटिटी 10,000 या कुछ भेजनी थी बट उससे कम क्वांटिटी भेजी, या सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी यहां पे आता है, एक सेल्स रिटर्न कि उसको क्वांटिटी इतनी घटिया भेज दी, उसने वापस लौटा दी। इन सब में क्रेडिट नोट इशू होता है। तो जब सामने वाले को सी समझते हो तो सी से चमन, सी से क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इशू करोगे। ओके, when the tax invoice has been issued for supply of goods or services or both, taxable value in invoice more than taxable value in respect of such supply, या tax charge in invoice more than tax payable in respect of such supply, where the goods supplied are returned by the recipient, return कर दिया sales return, या where goods or service or both supplied are found to be deficient, 10,000 की जगह 8,000 यूनिट भेज दी आपने, then the registered supplier of goods or services both may issue credit note, उस केस में credit note issue करेंगे। The CGST Amendment Act 2018 has amended under Section 34(1) to allow the registered person to issue one consolidated or more credit note in respect of multiple invoices issued in the financial year without linking the same to individual invoice। अब इधर देखना बेटा, मैंने मिस्टर सी को मान लो जनवरी में 4 ट्रांजेक्शन किए, चारों में टैक्स रेट ले ली 18%, जबकि लेनी थी 12%, चारों का मैं एक ही क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं चाहूं तो, बराबर, और चाहूं तो अलग अलग। ओके, गुड आउट, पक्का श्योर, दैट्स गुड। ना बेटा, अब आते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट वाइस वर्सा सिचुएशन, कैसे? इधर देखना, मान लीजिए यह है मिस्टर डी, यह है मिस्टर ए। मिस्टर डी ने मिस्टर ए को कुछ सप्लाई किया, जिसमें इन्होंने वैल्यू दिखाई इनवॉइस में, इनवॉइस में वैल्यू 10 लाख, जीएसटी 12% ले लेते, जीएसटी 12% से 1.2 लाख, टोटल 11.2 लाख। मिस्टर ए के नाम। अब गड़बड़ क्या होगी, ये आदमी जो है ना मिस्टर डी, एक डोंकी है, डोंकी, डोंकी बोले गधा, ये गधा, गधे लोग क्या खुद का नुकसान करवाते हैं, गधे लोग खुद का नुकसान करवाते हैं, ये खुद का ही नुकसान करवाया इन्होंने। कैसे? इन्होंने इनवॉइस बनाई 10 लाख का, जबकि एक्चुअल वैल्यू ज्यादा थी इनवॉइस वैल्यू से, मतलब गुड्स तो बेचा 12 लाख का बट इनवॉइस बनाया 10 लाख का ही, गधे ही हुए, डोंकी। दूसरा केस, यहां पर एक्चुअल टैक्स रेट जो है वो ज्यादा है इनवॉइस टैक्स रेट से, मान लो 18% से जीएसटी लगना चाहिए था, गलती से 12% से चार्ज किया, मतलब खुद का नुकसान करवा रहे हैं। बट इनको मैं मिल गया और मैंने इनको बोला भाई साहब क्या कर रहे हो, खुद का नुकसान करवा रहे हो। बोले अब मैं सुधारू कैसे, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करूं। मैंने कहा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो खाली रिवाइज टैक्स इनवॉइस का इशू होता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर के डेट ऑफ आरसी तक जो सप्लाई होती है उनके लिए। बोले तो क्या करूं, मैंने कहा डेबिट नोट इशू करो। मैंने कहा आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मान लो यही वाला केस पकड़ता हूं मैं,
मैंने कहा एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपकी? बोले भाई साहब 12 लाख है। मैंने कहा इनवॉइस कितने का बना है? बोले 10 लाख का। मैंने कहा 2 लाख का एक काम करो, डेबिट नोट इशू करो। इश्यूड बाय मिस्टर डी। इसमें लिखेंगे वैल्यू 2 lakhs, GST 36,000, सॉरी 12% है ना, 12% रेट लेके चलते हैं। GST 12% से 24,000। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये जो मिस्टर है इसको 24,000 का और ITC मिल जाएगा, और इधर से इसकी जो लायबिलिटी है वो 24,000 से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 24,000 और कलेक्ट करेगा ना अब मिस्टर एस से, तो डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा वो 24,000 डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा इसको। ओके, समझ में आया बेटा? पक्का? कोई डाउट? अब आ जाओ, डेबिट नोट का एक अमेंडमेंट है जो मैं बताऊंगा अभी। टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस लेस देन टैक्सेबल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, या टैक्स चार्ज इन इनवॉइस लेस देन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। ओके, चलो ये भी कंसोलिडेटेड इशू किए जा सकते हैं। अब इधर देखना एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं, जो हमने ITC चैप्टर के टाइम पे भी की थी, वापस यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं। ऐसा है बेटा, मान लीजिए मैंने एक इनवॉइस इशू किया, डेट ऑफ इनवॉइस 10 जुलाई 2021। वैल्यू लिखी मैंने इनवॉइस में 10 lakhs, GST 18% से 1.8 lakhs, 1.8 lakhs, 1.8 lakhs। ओके, ये है डेट ऑफ इनवॉइस ना। अब आ जाओ इधर, अब ये डेट ऑफ इनवॉइस तो हो चुकी, इनवॉइस इशू करने की डेट है, ये तो आ चुकी है। यहाँ पर इनवॉइस इशू हो चुका है, और ये इनवॉइस मैंने इशू किया, मान लो MG सप्लायर है, यहाँ पे डोंकी का रोल हम प्ले कर रहे हैं, और रिसिपिएंट ये है मिस्टर है। और हे भगवान मुझे माफ करना, इन भाई साहब को मैंने डोंकी बनाया था पिछले एग्जाम्पल में, बराबर है, माफ करें, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा मोटिव एक ही था कि आपको डेबिट नोट D और क्रेडिट नोट C ये याद हो जाए खाली, बस। ओके, उनके लिए किया। तो आप लोग भी ये मत समझना हमारे सर ऐसे वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं, मजबूरी है आपको याद करवाने के लिए, करना पड़ रहा है। आओ इधर, अब मैंने सप्लाई किया आपको ये, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 12 lakhs। अब यहां पर आप रिसिपिएंट, आपने क्रेडिट क्लेम किया, मिस्टर ए क्लेम ITC ऑफ ₹1.8 lakhs, 1.8 lakhs का ITC क्लेम कर लिया। किसने? मिस्टर ए ने। मिस्टर ए ने 1.8 लाख का ITC क्लेम कर लिया। अब 1.8 लाख का ITC क्लेम हो चुका है बेटा, 1.8 लाख का ITC क्लेम हो चुका है। बाद में मुझे मालूम चलता, अरे यार मैंने तो इनवॉइस कम का बना दिया। अब मैं इनको मई मंथ में, मैं 22 में एक डेबिट नोट इशू करता हूं। मिस्टर ए वैल्यू 2 lakhs, GST 36,000। तो मिस्टर ए 36,000 का क्रेडिट लेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज इधर देखना, लास्ट डेट क्या है क्रेडिट लेने की? तो हमने क्या पढ़ा, लास्ट डेट इस इनवॉइस की, ये जो इनवॉइस इशू हुआ, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट फॉर अवेलिंग ITC अवेल करने की लास्ट डेट क्या है?
लास्ट डेट फॉर अवेलिंग आईटीसी। इन्होंने क्या बोला भाई, आईटीसी अवेल करने की लास्ट डेट है आपकी, इनवॉइस कौन से मंथ का है, उसके कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2022, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली। तो मतलब 20 अक्टूबर 2022 के बाद में क्रेडिट नहीं ले सकते। अब यहाँ पे ये डेबिट नोट मैंने मई 2022 को इशू किया, इसका क्रेडिट तो ले सकते हैं, बट मान लीजिए डेबिट नोट मैंने इशू किया होता मई 2022 की जगह नवंबर 2022 को, या मान लो मई 2022 को ही किया होता, दोनों में से कभी भी, तो क्या इसकी लास्ट डेट भी यही होती 20 अक्टूबर, या नवंबर में क्या होता, क्या क्रेडिट नहीं मिलता इसको? तब इन्होंने बोला नहीं, अमेंडमेंट किया है, ये डेबिट नोट कब इशू हुआ वो डेट इंपॉर्टेंट है, मई में इशू हुआ, तो इसका ये जो क्रेडिट है 36,000, ये कब तक अवेल कर सकते हैं, उसके लिए ये वाली टाइम लिमिट नहीं होगी, ये कब तक अवेल कर सकते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब डेबिट नोट इशू हुआ उसके अगले फाइनेंशियल ईयर का 20 अक्टूबर, मतलब 20 अक्टूबर 2023, और जिस दिन 21-22 का एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो 21-22 का, विच एवर इज अर्ली, इस डेबिट नोट के लिए। पहले क्या था, इसका टाइम लिमिट भी सेम इसके बराबर का था, ये हमने आईटीसी चैप्टर के टाइम पे भी डिस्कस किया था हल्का सा यहाँ पर डिटेल में। ओके, तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर समाप्त होता है बेटा, चैप्टर खत्म होता है।